अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हमने देख ली थी। आज हम इसके प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम में बेसिकली पहले स्टेटमेंट को समझना होता है कि हमें इनपुट क्या लेनी है और आउटपुट क्या देनी है, और उस आउटपुट के लिए हमें कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी या लॉजिक क्या लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1 है, तो देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज में उसने हमें कहा है 1 में राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स। अब ये वर्किंग टाइम आवर्स और ओवर टाइम आवर्स हमने लेने हैं यूज़र से, ठीक है, और इनपुट के तौर पे, और उससे टोटल सैलरी देनी है। अब वर्किंग आवर्स को पे रेट पर और ओवर टाइम पे रेट पर और से मल्टीप्लाई करवाना है। उनको हम बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी दो एक अलग वेरिएबल लेके उनमें स्टोर करवाएंगे, और फिर बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी को हम प्लस करके टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और वो टोटल सैलरी हम प्रिंट करवा देंगे। जैसे उसने कहा डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। अब जितनी इनपुट्स लेनी है, जैसे कि बेसिक सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम आवर्स और टोटल सैलरी, ये 5 वेरिएबल्स हमारे पास हम डिक्लेयर करेंगे। तो हम चलते हैं डेव C++ की स्क्रीन पे, देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले सी का बेसिक स्ट्रक्चर में हम हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन और गेट ch लिखेंगे लाजमी। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनपुट लिखेंगे। अब यहाँ पे इनपुट है मेरे पास दो, एक है ओवर टाइम आवर्स और बेसिक वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग आवर्स यानी कि वर्किंग अंडरस्कोर आवर्स लिख लूँगा, और कोमा लगा के दूसरा वेरिएबल भी मैं डिक्लेयर कर लूँगा ओवर टाइम आवर्स। तो जैसे ही मैंने डिक्लेयर कर लिए, अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा यूज़र को कि इंटर या राइट वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स। तो वो जैसे इंटर करेगा, फिर हमने स्कैनएफ में एक ही स्कैनएफ में दोनों इनपुट्स ले लेनी है 2% डी लगा के। तो ये मैंने उसको स्टेटमेंट दे दी। तो जैसे ही अब यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे ताकि हमें वैल्यू क्लियर नज़र आए। अब स्कैनएफ लगाएंगे %d और %d। पहला %d जो होगा उसके लिए कोमा लगा के हम लिखेंगे कोट्स के बाहर वर्किंग आवर्स, और दूसरे %d के लिए हम कोमा लगा के लिखेंगे ओवर टाइम आवर्स। तो इस तरीके से इनपुट लेते हैं। जब भी लेते हैं तो इनपुट एक सीक्वेंस से आ रही होती है। जिस सीक्वेंस से हमने उसको आउटपुट दी है प्रिंट स्टेटमेंट, वो उसी के मुताबिक हमें वैल्यू इंटर करेगा। तो इसलिए हमने इनपुट वेरिएबल जो होंगे वर्किंग आवर, जैसे मैंने वहाँ पे पहले लिखा था, तो पहले ही वर्किंग आवर्स स्कैनएफ में भी लिखना पड़ेगा और %d से वो वैल्यू कैरी करेगा। इसी तरह ओवर टाइम आवर्स बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको एक बेसिक सैलरी या वेरिएबल ले लूँगा जो आपका मतलब बी सैलरी लिखना चाहें आप शॉर्ट नेम रखना चाहें, जो आपका दिल करे वैसे आप नेम रख लें, लेकिन वेरिएबल का नेम शॉर्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 उसकी सैलरी है, 1 घंटे का रेट है, 1 घंटा काम करते हैं 1000 के हिसाब से उसको सैलरी। तो वर्किंग आवर से 1000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह ओवर टाइम सैलरी है, ओवर टाइम में भी हमें 1 घंटे का 1000 रुपीज़ ही मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ओवर टाइम सैलरी का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें 1000 मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर्स, यानी जितने घंटे उसने ओवर टाइम काम किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे उसने काम किया है, 10 घंटे उसने ओवर वर्किंग आवर्स हैं और 8 घंटे उसके ओवर टाइम आवर्स हैं। तो वो उन सबको मिला के 1000 से मल्टीप्लाई करवा के एक बेसिक सैलरी में स्टोर करेगा, और दूसरी ओवर टाइम की आवर्स को मल्टीप्लाई करवा के 1000 से ओवर टाइम सैलरी में स्टोर करवाएगा। फिर इन दोनों की हमने टोटल सैलरी निकालनी है। तो आपको पता है जैसे कि बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी को मिला के टोटल सैलरी बनती है, तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे टोटल सैलरी का। तो हम बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इस टोटल सैलरी को हम प्रिंट करवा देंगे डिस्प्ले स्क्रीन पे। यानी कि हम यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे कि आपने इतने घंटे ओवर टाइम काम किया और इतने आपने बेसिक आवर्स काम किया है, तो ये आपकी टोटल सैलरी बनती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा टोटल सैलरी इज़ %d। %d मैंने यूज़ किया क्योंकि मैंने वैल्यू
कैरी करनी है कहाँ से, उस वेरिएबल से, टोटल सैलरी के वेरिएबल से। कॉमा लगा के डबल कोट्स के बाहर और कॉमा के बाद मैं लिखूँगा टोटल सैलरी, जो मैंने वेरिएबल स्टोर किया ऊपर जिसमें दोनों टोटल वैल्यू हमने काउंट की है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद इसको कंपाइल करके देखना है कि इसमें किसी किस्म का एरर तो नहीं है। तो इसमें एरर आ रहा है, क्या क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ नहीं की तो हम ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद दोबारा कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में और इसकी एक्जी फाइल को रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास फोल्डर है, यहाँ से मैं इसकी एक्जी फाइल unit2 program1.exe को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये देखें, इंटर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स। पहले मैं वर्किंग आवर्स लिख दूँगा और बाद में मैं लिख दूँगा ओवर टाइम आवर्स। तो इसने मेरी टोटल सैलरी कितनी दे दी, 12,000, क्योंकि 1000 रुपये का 1 घंटे का रेट है तो टोटल सैलरी इसी तरह काउंट कर लेगा। टेम्परेचर एज इनपुट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड शोज द आउटपुट फार्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस। अब यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्सियस टेम्परेचर जो है इनपुट के तौर पे लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को मल्टीलाइन कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये आपके लिए सेव रहे। और यहाँ पे यहीं पे मैं दूसरा प्रोग्राम लिखूँगा। तो उसमें उसने बता दिया कि सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इनपुट के तौर पे हमने यूज़र से लेना है। तो इंट सेल्सियस एक डिक्लेयर कर लेंगे और जो आउटपुट देनी है वो फ़ारेनहाइट में देनी है। किस में देनी है, फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए मैं फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, क्योंकि फार्मूला में डिवीजन का सिंबल है तो हो सकता है ये पॉइंट में हमें आंसर दे, तो हम फ्लोट का फ़ारेनहाइट ले लेंगे। तो प्रिंट एफ स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट देंगे यूज़र को कि इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ताकि यूज़र को क्लियर हो जाए स्टेटमेंट के मैंने डाटा क्या इंटर करना है या इनपुट क्या देनी है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखेंगे तो यूज़र हमें स्टेटमेंट देगा। तो उस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, स्कैन एफ करवा लेना है उस वेरिएबल को। स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए, जो इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ, प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज का और स्कैन एफ इनपुट फंक्शन है। % का साइन लगा के वो सेल्सियस लिख देंगे जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होनी है। तो सेमीकोलन लगा के उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे सेल्स, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला जो है, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और अब फार्मूला देख लेते हैं जी, 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 32, यानी कि 9/5 यानी 9 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे अब क्या होता है, इसमें हमारे पास बटा नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना 9/5, तो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल होता है। तो आपने उसी तरह ही बिल्कुल जो सिंबल जिस पर्पस के लिए यूज़ होता है तो आपने वही सी लैंग्वेज में लिखना है, उसके अलावा आपने कोई सिंबल नहीं लिखना। तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई करवा के सेल्सियस को, यानी कि सी को, सेल्सियस टेम्परेचर को प्लस 32 कर देना। और इस टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में हमारे पास कन्वर्ट होकर फ़ारेनहाइट में स्टोर होगा उसको हमने प्रिंट करवा देना। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हम टेम्परेचर की स्टेटमेंट देंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ %d, और जिस वेरिएबल से हमने आंसर कैरी करना है तो वो कॉमा फ़ारेनहाइट, जो हमने ऊपर कैलकुलेशन फ़ारेनहाइट में स्टोर की है तो हम फ़ारेनहाइट लिख देंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर शो होगा। इसको मैं नेम दे देता हूँ प्रोग्राम 2, ठीक है, और ये यूनिट हमारे पास 2 है, यानी यूनिट 2 का प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम हमारे पास कौन सी है, ये 2 नंबर है। इसको जैसे ही मैं सेव कर लूँगा, मैं इसको वही सेम फाइल देखें, अब कंपाइल किया तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैंने सेमीकोलन नहीं लिखा। जब भी रेड ब्लॉक शो होता है आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि उससे ऊपर वाली लाइन में या नीचे वाली लाइन में, अगर उस लाइन में, करंट लाइन में एरर नहीं है तो उससे ऊपर वाली लाइन में या उससे नीचे वाली लाइन में कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा, तो वो आपने करेक्ट करना है। एरर जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल नहीं करेगा सही तरीके से और रिज़ल्ट भी सही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे फिर एरर, इसका मतलब मैंने प्रिंट एफ जो इससे ऊपर स्टेटमेंट है वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, तो मैं उसे करेक्ट करूँगा। तो सेमीकोलन लगा के मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ तो इसमें कोई एरर नहीं है। मैं एक्जी फाइल को जाके रन करता हूँ, unit2 program 1, और इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज़ 0 इन फ़ारेनहाइट इज़ 0 क्यों दे रहा है, ये हम देख लेते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम इन फ़ारेनहाइट जो है उसके लिए भी हम ये देखें कि
%f हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ना कि %d। जिस टाइप का हमारे पास वेरिएबल होगा जिसकी हमने आउटपुट देनी है उसी टाइप की हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट था और यहाँ पे हमारे पास हम %f लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। तो मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखूँगा, तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसी तरह मैं कोई भी टेम्परेचर दे सकता हूँ सेल्सियस के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ारेनहाइट भी इंटीजर टाइप में ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं वैल्यू किसी दूसरे टाइप की वेरिएबल में, तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएं। आप इसमें फ्लोट ना यूज़ करें, आप इंटीजर का ही सेल्सियस लेंगे और इंटीजर का ही फ़ारेनहाइट लेंगे। इस तरह आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो एक्सरसाइज 3 है हमारे पास। उसने कहा है राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट, यानी सिंगल प्रिंट एफ को यूज़ करना है और ये सारा हमारे जो पास नीचे आउटपुट दी हमने प्रिंट करवानी है। अब आप देखेंगे हर स्टार के दरमियान में क्या है, एक टैब स्पेस है। इसी तरह नीचे जो है हर नंबर के दरमियान में भी टैब स्पेस है। तो टैब स्पेस के लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं \t, और जब ये 3 दफ़ा हमने \t लिखना है और स्टार प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखने हैं, और फिर उसके बाद हमने एक लेना है \n, फिर 1, फिर \t और 2, फिर \t और 3, फिर \t और 4। यानी कि अगर न्यू लाइन पे जाना है तो \n यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस, और अगर टैब स्पेस देनी है तो उसके लिए हम \t यूज़ करते हैं। अब जिस तरह मैंने कि आपके सामने आउटपुट शो हो रही होगी, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार एस्केप सीक्वेंस t, स्टार एस्केप सीक्वेंस t, स्टार एस्केप t, यानी जितनी स्पेसिस देनी है उतने टी। अब यहाँ पे मेरे पास 4 स्टार थे, लेकिन स्पेसिस कितनी है, टैब स्पेस वो 3 है, इसलिए मैंने कितने एस्केप सीक्वेंस लिखे, टी के 3। इसी तरह फिर न्यू लाइन पे जाना है तो उसके लिए मैं एस्केप सीक्वेंस n यूज़ करूँगा और फिर 1 2 3 4। बिल्कुल ओके आउटपुट आ रही है। तो ये कुछ इस तरह से होगा प्रोग्राम। अगर आपको इसमें से किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो एक्सरसाइज 4 वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, सेम है। आपने एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेनी है, उसमें आपने लिखना है आई एम अ बॉय, फिर उसके न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस n देंगे और इसी तरह फिर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या होगा, सही प्रिंट होगा।